बच्चों, तो कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 10वीं अध्याय 6 त्रिभुज से संबंधित प्रश्नावली 6.2। पिछले लेक्चर में मैंने प्रश्नावली 6.1 को कंप्लीट कर दिया था। आपको पूरी की पूरी प्रश्नावली मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, समझा दी थी और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आई होगी बेटा। और अगर आप तक अभी आपने नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, प्रस्तावना वाला वीडियो देखिए त्रिभुज का, उसके बाद 6.1 और उसके बाद आप देखेंगे प्रश्नावली 6.2 और ताकि एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर होती जाए। और अभी भी आपको अगर हमारे चैनल पे कोई परेशानी होती है, मान लीजिए कोई भी वीडियो देखने में कि इस चैप्टर से संबंधित 2.3 हमें कहाँ मिलेगा, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें। विजिट करने के बाद आप प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको सारे के सारे चैप्टर वाइज वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। जैसे आप देखो, आपको कक्षा 10वीं का अध्याय 1 पढ़ना है तो आप उसमें प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, उसमें लिखा होगा कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्लेलिस्ट। उस पर क्लिक करोगे तो जो भी वास्तविक संख्या से जितने भी वीडियो मैंने आपको बनाए हैं या जितना भी कॉन्टेंट्स मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ऐसे कक्षा 9वीं का, 10वीं का, ऐसे करके आपको सारे के सारे चैप्टर वाइज चैप्टर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पर विजिट करें, इन्फिनिटी मैथमेटिक्स पर प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। वहां से आप अपनी स्टडी को रेगुलर कर सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। चैप्टर वाइज चैप्टर सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमें प्रश्नावली 6.2 को पढ़ना है और समझना है इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आकृति 6.17 1 और 2, मतलब ये 1 हो गई, ये हो गई आकृति नंबर 2। आप इनको नाम भी दे सकते हो, इसको दे सकते हो आप 1 नंबर, इसको दे सकते हो आप 2 नंबर, ठीक है। इसमें हमें यह बताना है करके आकृति 1 और 2 में डीई समांतर है बीसी। जो ये रेखा डीई है वो किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। और एक में ईसी, मतलब आप देखोगे इसमें कि एडी का मान दिया है, डीबी का मान दिया है, एई का मान दिया है और ईसी का मान नहीं दिया है, समझ गए ना। और दूसरे में आप देखोगे कि एडी, इसमें एडी का मान नहीं दिया है, डीबी का दिया है, एई का दिया है और ईसी का दिया है। तो इसमें जिस भी रेखाखंड का आप देखोगे कि जिस भी भाग का, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, एडी खाली है, ए से डी के बीच की दूरी, और यहाँ पे ई से सी खाली है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी वो हमें निकालना है। और हम आपको बता देते हैं कि जब हमने आपको एक प्रमेय पढ़ाया होगा जिसका नाम था आधारभूत समानुपातकता प्रमेय, उसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जब किसी एक रेखा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है मध्य बिंदु, जैसे ए बी का मध्य बिंदु डी हो गया और ए सी का मध्य बिंदु ई हो गया। तो जब उन दो रेखाओं को क्या करती है, विभाजित करती है, तो वो रेखा आपस में एक समान अनुपात में विभाजित होती है। तो जब भी समांतर रेखा दी हो तो हमें क्या थेल्स प्रमेय का यूज करना है। उसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। उस प्रमेय का यूज करके हम इनको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी। हम आपको बता देंगे कैसे करना है। पहले तो आप यहाँ लिखोगे दिया है, दिया क्या, जरा उस पर नजर डाल लेते। क्या दिया आपको? ए से डी का मान दिया है, ए डी बराबर दिया है सर 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। एडी के बाद क्या है, डीबी, जो डीबी का मान है, हमें डीबी का मान दिया है सर 3 सेंटीमीटर, लिख लीजिए। फिर एई का मान आप लिखोगे, एई का मान क्या दिया बेटा 1 सेंटीमीटर। और ईसी का मान हमें निकालना है, तो ईसी क्या कर दो, क्वेश्चन मार के इसको आप एक्स मान लो। क्या माना? एक्स माना। क्या मान लो? उसको एक्स मान लो। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, आप लिख सकते हो कि आधारभूत, हम प्रमेय का यूज कर रहे हैं, आधारभूत समानुपातिकता, 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 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से प्रमेय का यूज करते हैं। प्रमेय ने क्या, हमने आपको पूरा का पूरा प्रमेय थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय समझा दिया पिछले वीडियो में, आप जाके देख लीजिए जिसने नहीं देखा, ठीक है। प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि ये वाली भुजा है जो क्या दी है, जैसे एडी, एडी बटे के नीचे जो भी एडी बटे डीबी बराबर होती है इस साइड की भुजा का अनुपात ए ई बटे ईसी का अनुपात, ठीक है। अब इनका मान आप भर दीजिए, बस क्या करना है, इनका मान भरना है। मान आप भरोगे तो कैसे आएगा, देखो यहाँ एडी का मान क्या है, एक मिनट, क्या आपको सब कुछ दिख रहा है, क्लियर है सब, ठीक है। मान नहीं शायद दिखेगा है ना, इसके बाद चलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अब आप देखोगे यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो एडी का मान क्या है 1.5, तो एडी की जगह पे आप रखोगे 1.5 बटे डीबी, डीबी का मान क्या है बेटा 3, तो यहाँ रखोगे 3 बराबर ए ई का मान क्या है, ए से ई का मान है 1, देखो ए से ई का मान 1, यहाँ भरोगे आप 1। और हमें निकालना क्या है ईसी, लास्ट में क्या दिया है ईसी, देखो ईसी, ईसी की जगह क्या रखोगे एक्स,
इसी यहाँ रख दो आप x, इसका आप मान निकालोगे। देखो x का 3 गुणा करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1.5x बराबर 3 का यहाँ करोगे 3 एकम 3। अब x का मान हमें निकालना है तो 3 बटे में क्या आ जाएंगे 1.5। अगर हमें इसको दशमलव हटाना है तो ऊपर क्या हो जाएंगे 30 बटे के 15, 15 एकम 15, 15 दूनी का 30, जो हमारा मान आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 2 सेंटीमीटर। मतलब जो ई सी है वो है 2 सेंटीमीटर की रेखा होगी। ये ई से सी के बीच की दूरी हमने निकाल ली है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करना है बेटा, इसको करेंगे, बहुत ही इजी है, सेम टू सेम मेथड लगाना है। वही दिया हमें लिखना है तो देखो सीधा आप थेल्सपुर में लगा, तो मैं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, जगह कम है इसलिए मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। आप लिख सकते हो दिया में ये जो भी भुजाएं दिया उनका माप जो भी दिया आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा सॉल्व कर रहा हूँ प्रमेय लगाकर, है ना। आप लिखोगे आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। अब प्रमेय अभी मैंने बताया कि क्या होता है, देख लो, एडी बटे पहली भुजा बटे नीचे वाली भुजा बराबर दूसरी वाली भुजा बटे में उसका दूसरा भाग इसी, ठीक है, ये होता है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एडी का मान क्या है बेटा, ए से डी का मान खाली है, इसको एक्स मान लिया हमने। डी से बी का मान कितना है 7.2, ए से ई का मान है 1.8, ई से सी का मान है 5.4, ठीक है। अब हम x का मान निकाला तो x बराबर क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा। इसको यहाँ पहुंचा देते हैं, या नहीं तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना जाए। अब x का मान निकाला तो x बराबर ये पहले से था 1.8 गुणा ये 7 यहाँ जाएगा 7.2 हो जाएगा बटे में 5.4 था तो रहेगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करना तो या तो पहले आप गुणा कर लीजिए, ठीक है, गुणा कर लेता हूँ मैं 1872 का पहले, ठीक है। पहले दशमलव को भूल जाओ, 8 दूनी 16 का 6 हासिल आए 1 और 8 ही 7 ही 56 और 1 57, ठीक है। 1 का करेंगे 2, 7 जोड़ोगे 6 2 9 7 और 5 12, ठीक है, 12 96, 2 अंक के बाद दशमलव तो 12 दशमलव, है ना। ये आ जाएगा x बराबर 12.96 अपॉन 5.4। डेसिमल हटाना है तो आप ऐसे हटा सकते हो, इसके ऊपर 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो लगा दोगे आप, ये हो जाएगा कितने, 1 के बाद पे क्या है 1 जीरो, यहाँ आ जाएंगे 2 जीरो, बस 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे और काट दो इसको, है ना। 2 दूनी का 4, 2 सत्ते के 14 जीरो, ठीक है। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 छम का 12, 2 चौका 8, 2 अट्ठे के 16, फिर 2 से काटोगे 2 तीन का 6, 2 पंचे के 10, 2 तीन का 6, 2 दूनी का 4, 2 चौका 8। अब आया कितना, 5 3 8 1 9, 3 से 3 2 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 1 3 5 15, 3 एकम 3, 3 8 24, 8 और 1 9 45, ये भी कट जाएगा, है ना। 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, 3 तरका का 9, 3 छम 18 और काटोगे 3 5 का 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 12/5। एक्स का मान आ गया हमारा 12/5 सेंटीमीटर। इसको काटोगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 5 दूनी का 10 2, ठीक है, 2 सही 2/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा किसका, इसकी वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहले की, जो भी हमें जैसे यहाँ ईसी का मान नहीं दिया था तो हमने ईसी का मान निकाल लिया, यहाँ बेटा हमें एडी का मान नहीं दिया था तो हमने एडी का मान निकाल लिया। ऐसे करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही सरल तरीके से, इजी तरीके से मैंने समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब तक के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर होगा क्यू आर। ये कह रहे एक त्रिभुज है, जरा पहले हम त्रिभुज पर बात कर लेते हैं। एक त्रिभुज दिया पी क्यू आर, तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो दिया नहीं, हम आपको बताते हैं त्रिभुज बना के, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे ये त्रिभुज था, ये ठीक है, ये हो गया, इसको हम दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। ये पी क्यू आर है। अब इसको ये कह रहा है कि ई एफ एक इस पर समांतर रेखा है, तो ये होगी हमारी समांतर रेखा ई एफ, तो नाम दे देते हैं हम ई और एफ, क्या दे दिया ई और एफ, ठीक है। ये समांतर रेखा है। ये कह रहा है कि इसमें पी की जो वैल्यू है वो 3.9 है, पी से ई तक की वैल्यू है 3.9, ये लिखा है 3.9 है। तो आप इसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि यही इसी का यूज मैं
तीनों क्वेश्चन में कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ दिया आप लिख सकते हैं, दिया जो कुछ दिया उसको आप यहाँ लिख सकते हो। जो पी की वैल्यू वो दी है 3.9, ई क्यू की वैल्यू क्या दी है 3, पी एफ की वैल्यू क्या दी है 3.6, और एफ आर की वैल्यू क्या दी है, एफ आर की वैल्यू दी है 2.4, ठीक है, ये वैल्यू दी है। अब हमें चेक करना है क्या ये समांतर है कि नहीं, ये बताइए। बताइए कि जो ई एफ है क्या वो क्यू आर इसकी समांतर है। तो समांतर, अगर कोई चीज समांतर दी है या बताना है तो हमें थेल्स प्रमेय का यूज करना पड़ता है, और थेल्स प्रमेय का यूज करके हम चेक कर लेंगे। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आती, इस रेखा का अनुपात और इस रेखा का अनुपात अगर दोनों बराबर आते हैं तो समझ लीजिए कि थेल्स प्रमेय वहां पर सिद्ध होता है और ये रेखा उसके समांतर है, और नहीं आता है तो रेखा समांतर नहीं होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए तो चेक कर लेते जरा क्या क्या करना है। इसलिए हम लिख सकते हैं सीधा अनुपात चेक कर लेंगे। इसीलिए आप इसके इसका अनुपात निकाले करिए। क्या क्या दिया, पीई बटे ई क्यू, ठीक है। इसका मान भरते जरा, क्या आ रहा है, पीई का मान क्या दिया 3.9 अपॉन ई क्यू का मान क्या दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप काटोगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 पर का 9, 1.3 हो जाएगा। अब इस रेखा का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ लिखोगे एवं एवं करके इस रेखा का अनुपात निकाल लेंगे। ये रेखा क्या दी है, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ की जो वैल्यू है वो 3.6 और एफ आर का जो मान है वो 2.4, दशमलव हटाएंगे तो ये आएगा 36/24, ठीक है। तो काटोगे 12 दूनी का 24 और 12 ती का 36, 3/2, जो कि बराबर नहीं आ रहे, 3.1 आ रहा है, यहाँ पे 3/2 आ रहा है ना। तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1.1 आ जाएगा, ठीक है। या एक सही 1/2 आ जाएगा, ठीक है। बराबर नहीं आया तो आप क्या लिखोगे, इसलिए इन दोनों क्या कर दो, क्योंकि अब ये है नहीं तो क्या लिखोगे, क्योंकि ये बराबर नहीं है तो आप लिखोगे कि पी बटे ई क्यू इज नॉट इक्वल पी एफ बटे एफ आर। ये दोनों बराबर नहीं, जब बराबर नहीं है तो समांतर भी नहीं होंगे। अब लिख दो यहाँ, अतः ई एफ और क्या दी जाए, ई एफ के साथ क्यू आर समांतर नहीं है, ठीक है। इसलिए ये समांतर नहीं हो, क्योंकि दोनों की इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर नहीं आ रहा सर। जब बराबर नहीं आ रहा तो इसकी समांतर नहीं होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो समांतर नहीं है, ये हमें सिद्ध करना था। कह रहे थे क्या, बताइए कि ये समांतर है क्यों, तो नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन सेकंड का दूसरे का दूसरा करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा दिया है पी दिया है, पी दिया बेटा, पी से ई दिया 4 सेंटीमीटर और क्यू से ई मतलब ये क्यू ई दिया 4.5 और पी से एफ दिया हुआ है हमारा 8 सेंटीमीटर और आर से एफ दिया हुआ है हमारा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा उल्टा क्या दिया, नीचे से ऊपर की ओर दिया है, ई क्यू नहीं दिया, क्या दिया है क्यू ई दिया है, और यहाँ पी एफ दिया और क्या दिया एफ आर दिया है, एफ आर की जगह क्या दिया आर एफ दिया है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आप देखोगे, अपोजिट हमें लग रहा है, किसके थेल्स प्रमेय का अपोजिट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय का यूज ना होकर एक थेल्स प्रमेय का क्या होता है, विलोम होता है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, जरा समझ लीजिए, आपको हम समझा दीजिए। जैसे एक ये त्रिभुज है और इसके ये त्रिभुज था हमारा और इसके समांतर रेखा एक ये है, इसका नाम हमने दे दिया जैसे डी ई दिया है, डी ई दिया है। तो एक रेखा इसके ऐसे खींचते हैं, इसको हम दे देते हैं डी ई डैश, है ना, और इसका नाम है ए बी सी। तो वहां पर क्या हो जाता है कि जो ए डी है, ए डी बटे डी बी है, तो ये क्या हो जाता है बेटा, अगर हम इसको लिख लें, क्या लिख सकते हैं आप इसको कि ए ई का अनुपात ई डैश सी के बराबर होगा। मतलब जो ये दो बिंदु आपको दिए हैं, अगर आपको इसके बराबर में ए ई आप ले लेते हैं तो जो ई डैश सी होगा ये भी इसके अनुपात के बराबर होगा। तो इसे हम कह सकते हैं क्या विलोम, किसका, थेल्स प्रमेय का विलोम। इस थेल्स प्रमेय के विलोम का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे, वैसे ही आप ले लोगे जैसा अभी हमने किया था इसको, ठीक है। विलोम से क्या ले लोगे आप, पी यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए है ना, इसीलिए आप लिख सकते हो कि पी बटे ई क्यू, है ना, बराबर पी बटे ई क्यू की जगह क्या दिया, क्यू ई दिया है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे क्यू ई, है ना। क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4/4.5, जो कि अगला क्या है हमारा एवं। आप दूसरा देखोगे पी एफ बटे आर एफ, है ना,
पी एफ बटे आर एफ क्या आ रहा है 9, जो कि बराबर नहीं है ना। तो विलोम से लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो इसके विलोम से। अब विलोम से क्या होगा, ये सिद्ध हो जाएगा। अतः आप लिखोगे यहाँ कि आधारभूत, या लिखो अतः आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से ई एफ समांतर होगा क्यू आर। ठीक है, मतलब जब इसके हम विलोम का यूज करेंगे तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के आधार पर यह बराबर होगा। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया दूसरा। अब चलते हैं तीसरे की ओर बेटा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इसको भी हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कि ये समांतर है कि नहीं, तो चेक कर लेते जरा। पहले हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए अनुपात रखना पड़ेगा पीई बटे ई क्यू। पीई बटे ई क्यू दिया है सर। अब पीई बटे ई क्यू को हमें सॉल्व करना है। तो आप देखोगे कि जो पीई की वैल्यू है, यहाँ तो सर पीई की वैल्यू क्या दी है, 0.18 दी है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 0.18 बटे जो ई क्यू की वैल्यू है। ध्यान रखना किसकी वैल्यू है बेटा, ई क्यू। अब ई क्यू की तो यहाँ आपको कहीं दिख नहीं ना, ये ई क्यू की। तो जो पी क्यू और पीई है, अब इसमें एक कॉमन क्या है, क्यू और ई है ना। अब पी क्यू और पी है, तो यहाँ ई क्यू की वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, तो आप वहां पे भरोगे पी क्यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू रखोगे आप, पी क्यू की। तो पी क्यू की वैल्यू जैसे यहाँ पे क्या दी है 1.28। जब इसको आप सॉल्व करोगे आगे तो ये आ जाएगा 18 बटे कुछ मैं गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं सही कर रहा हूँ। ठीक है, 128 ये आ जाएगा, और इसको काटोगे आप तो आ जाएगा 9/64। ठीक है, अब हम दूसरा ले लेते हैं, पी बटे पी क्यू हो गया। आप क्या लेना, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। तो हम लोग इतना था पी एफ बटे एफ आर। पी एफ बटे एफ आर करोगे तो जो पी एफ की वैल्यू क्या दी है, 0.36। और अब हमें सर एफ आर की जगह क्या दिया, एफ आर की वैल्यू तो कुछ नहीं दी है सर। एफ आर ली है तो क्या दिया, पी आर तो दिया है। एफ आर नहीं दिया तो क्या दिया, पी आर। जो पी आर की वैल्यू है उसको रख दो आप, क्या 2.56। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब काटोगे आप तो ये हो जाएगा 360, और ये हो जाएगा 25600। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9/64। दो की दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जब इक्वल आ रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप लिख सकते हैं यहाँ क्योंकि क्यों आया है, मैं इसका रीजन दे रहा हूँ, विलोम से आ रहा है उसके। ठीक है, विलोम से। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पी एफ बटे ई क्यू विलोम से आ रहा है। पी एफ बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर डैश। ये किससे, विलोम से है ना, लिख सकते हो आधारभूत समानुपातिकता विलोम से, या थेल्स विलोम से, थेल्स के विलोम से आ रहा है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ लिख दो कि ये दोनों कैसी समांतर। तो आप लिख सकते हो कि ई एफ और क्यू आर समांतर है। आप लिखोगे अतः ई एफ और क्यू आर समांतर है। ठीक है, ये समांतर बताना था, हमने समांतर बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीनों मैंने कंप्लीट कर दिए। ज्यादा उसमें वो कुछ है नहीं है, थेल्स प्रमेय का यूज करना और सॉल्व कर देना। ठीक है, तो ये हो गया ई एफ बटे क्यू आर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, बहुत ही इजी है, समझिए जरा इसको क्या करना है हमें। बहुत ही इजी, देखिए ये कह रहे हैं कि आकृति 6.18, मतलब ये आकृति दी हुई 6.18। आप इसमें देखेंगे कि यदि एल एम, ये रेखा एल से एम समांतर है सी बी, मतलब इस सी बी के समांतर है अगर एल एम, समझना जरा हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी, मतलब ए एम बटे में आ जाएगा ए बी, पूरी रेखा, आधी रेखा इसके बटे में ये पूरी रेखा। ठीक है, बराबर ए एन बटे ए डी। ये हमें सिद्ध करना है कि ये अनुपात में है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले देखिए दिया क्या आप लिखोगे यहाँ पर, बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज करना है, मतलब थेल्स प्रमेय का यूज करना है और सॉल्व कर देना है। तो आप क्या कर दिया है, लिख सकते हो कि पहला तो दिया है सर एल एम समांतर सी बी। आपको जहां पे समांतर रेखा दी हो सोच समझ के कुछ नहीं करना, थेल्स प्रमेय का यूज कर देना है बस। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहता है कि जो भुजाएं समांतर हैं उन भुजाओं को अनुपात में आप बता दीजिए। तो हमें किस किस को, देखो एल एम,
एल से एम और बी सी ये समांतर बताना था, तो आप इसमें देखोगे ए एम अनुपात ए बी बराबर ए एल अनुपात ए सी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार दिया है एल एन समांतर सी डी, जो एल एन है वो इस सी डी के समांतर है, तो इसी में ले लेंगे हम ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी, दोनों को ले लिया। इसको समीकरण नंबर 1, इसको दो समीकरण 1 2 से देखोगे आप, ए एल बटे ए सी दोनों बराबर है, इसको छोड़कर इन दोनों को बराबर में लिख दो, और यही हमें सिद्ध करना था, और ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। बहुत ही इजी था, बहुत ही सरल था बेटा। एक बार आपको एल एम सी बी समांतर लेना है, एक बार आपको एल एन सी डी समांतर लेना है, दो बनेंगे समीकरण, तो जो एक से भाग है उनको छोड़ दो, जो बराबर नहीं उन भाग को बराबर में लिख दो, और यही हमें सिद्ध करना था। मिला दीजिए, वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, ये कह रहा है आकृति 6.19 में डीई, आप देखेंगे ये रेखा डी से ई ये समांतर है किसके बेटा, ये कह रहा है कि ओ क्यू के, सॉरी कुछ मैंने कहा गलत राइट कर लिया क्या, डी ई समांतर है एसी के, डी ई समांतर है एसी के, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डी समांतर एसी में है ना। और क्या दिया है, और डी एफ समांतर है ए ई के, और डी एफ समांतर ए ई की, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो इसमें डी से ई है ये किसके समांतर है बेटा, ए सी के, मतलब ये वाली रेखा इसके समांतर है, और ये कह रहा है कि जो डी एफ है ये डी एफ है, डी से एफ है ये है ए ई के समांतर, इस वाली रेखा के समांतर। तो सिद्ध कीजिए कि जो बी एफ है मतलब बी एफ बटे में हो जाएगा एफ ई बराबर बी ई बटे में ई सी, ये हमें सिद्ध करके बताना है। चलिए तो इसके शुरू कर लेते हैं बेटा। पहले तो हम देखते थे दिया क्या है, आप देखोगे यहाँ पर हल, फिर लिखोगे दिया है, और शुरू कर देते हैं। दिया में तो पहले हमें क्या दिया कि जो डीई है वो समांतर है एसी की। जब कोई, हम आपको बता चुके हैं कि जब कोई रेखा समांतर होती है तो आपको थेल्स प्रमेय का यूज कर देना है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज करना है। तो यहाँ पे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज करेंगे। आप लिख सकते हो कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है, इसका यूज करोगे आप। तो कौन कौन सी रेखा ली हमने, डी ए सी, डी ई और ए सी, इन दोनों को बताना है। तो ये वाली रेखा हो जाएगी और ये वाली रेखा हो जाएगी अनुपात में। तो पहला क्या हो जाएगा, बी डी, आप यहाँ से लिखोगे बी डी, ये वाली रेखा है ना, तो बी डी बटे क्या हो जाएगा, बी डी बटे क्या हो जाएगा, डी ए, सीधी सी बात है, बराबर। दूसरा क्या है, ए सी, अब ए सी क्या है, ये है ए सी, है ना, ध्यान से देखेंगे जरा, समांतर क्या है, ए सी, ए सी मतलब ये समांतर है। अब ये समांतर है तो इसके लिए कौन सी लेनी पड़ेगी, ये वाली भुजा लेनी पड़ेगी हमें। अब इस वाली भुजा में क्या क्या दिया है, बी हम ले लेंगे बी ई बटे ई सी, सीधा सा है, बी ई बटे ई सी, इसको तो समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार एवं दूसरा क्या दिया, देखो दूसरा हमें समांतर दिया है डी एफ समांतर क्या है बेटा, ए ई, बस। कौन सा प्रमेय लगाओगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, लिख दो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इसमें लगा दो आप, कहा डी एफ मतलब डी एफ समांतर है ए से ई, इसको मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा चलेगी। ठीक है, अब ये वाली रेखा चलेगी तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या दिया, बी डी दिया है ना, पहला तो हो जाएगा ये बी डी बटे क्या हो जाएगा, बी डी बटे डी ए बराबर। अब ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, बीई, बी डी बटे डी ए हो गया। अब ये हो जाएगा, हमने क्या ली है, ए ई, है ना, ए से ए ली है, तो मतलब बीई और बी एफ बटे एफ ई हो जाएगा, बी एफ बटे एफ ई, इसको दे दो दूसरा। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों को लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से कौन कौन बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये बराबर हो जाएंगे, इन दोनों को हटा देंगे और इन दोनों को लिख देंगे। ये हो जाएगा बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई, बी बटे एफ ई। ठीक है, ये हो गया हमारा, दोनों से सिद्ध हो गया। और ये बी ई क्या आना था, बी एफ बटे एफ ई और बी बटे ई सी, यही है। ठीक है, यही है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी था, बिल्कुल सरल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने समीकरण 1 2 से लिख दिया, तो पहले उसको लिख दिया, इसको बाद में लिखा। आप इसको भी पहले लिख सकते हो, उसको बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी। एक बार इसको समांतर लेना है और ये कर देना है, एक बार दूसरा जो समांतर दिया उसको लेना, उन रेखाओं का अनुपात बता देना, दोनों रेखाओं में जो बराबर है उसको हटा दो, जो बराबर नहीं दोनों को बराबर में लिख दो आप। ठीक है,
जब ये लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी बराबर होंगे, राइट राइट बराबर है तो लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर होंगे, ठीक है। और ये सिद्ध हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति 6.20 में यदि डी ए समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर ओ आर है तो दर्शाइए कि जो ई एफ है, वो समांतर होगा क्यू आर की। देख तो रहा कि समांतर होगा, लेकिन हमें समानुपातिकता आधारभूत प्रमेय का यूज करके बताना है कि ये समांतर है कि नहीं। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है इनको देखो। आप पहले क्या लिखोगे, आप फल, पहले आपको दिया है लिख लेना, सीधा क्या करना है, दिया है, दिया जो कुछ उसको लिख लो आप। क्या क्या दिया है आप देखोगे कि हमें दिया कि त्रिभुज, एक पहला हम त्रिभुज ले लेते हैं पूरा पी क्यू ए ले लेते हैं, पी क्यू आर। ये त्रिभुज अगर हम लेंगे पी ओ आर हमने लिया, ये त्रिभुज लिया हमने, क्या लिया बेटा, सॉरी पी ओ क्यू लो, पी ओ क्यू लेते हैं, है ना। पी ओ क्यू हमने त्रिभुज लिया है, इसमें आप देखोगे तो पी ओ क्यू में क्या दिया है, पी ओ क्यू में दिया है कि जो डी है वो समांतर है ओ क्यू की। मतलब जो डी ई है, आप देखोगे डी और ई है वो किसके समांतर है, इस ओ क्यू के समांतर है। पहले ये बताना पड़ेगा। तो जब ये है तो आप क्या लिखोगे, पी ई बटे ई क्यू, है ना। तो हम पहले ले लेंगे पी ई बटे ई क्यू, आप लिखोगे पी ई बटे ई क्यू, ठीक है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ले रहे हैं पी बटे ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जब पी बटे ई क्यू हो गया तो हो जाएगा पी पी डी बटे डी यू। क्या हो जाएगा, पी डी बटे डी यू। तो आप लिखोगे पी डी बटे डी यू, पी डी बटे डी ओ। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब एवं करके दूसरा क्या दिया है, दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं, उसको हम ले रहे हैं पी ओ आर। क्या ले रहे हैं हम, पी ओ आर, इसको ले रहे हैं। तो लिखो यहाँ पी त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ आर, सॉरी पी ओ आर। पी ओ आर में क्या क्या समांतर दिया है, डी एफ समांतर है सर, डी एफ समांतर है ओ आर की, ठीक है। अब फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाओगे आप, तो डी एफ ओ आर है, तो अब पी ओ आर लिया हमने, पी ओ आर यहाँ क्या हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आर। क्या हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आर। यहाँ लिखोगे आप पी एफ बटे एफ आर बराबर हो जाएगा पी डी बटे डी ओ। क्या हो जाएगा, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। इसको दो समीकरण नंबर 2, यहाँ देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को लिख लीजिए, ये बराबर है, इसको हटा दो, इन दोनों को लिख दो आप, है ना। पी बटे ई क्यू, पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ठीक है। पी एफ बटे एफ आर। अब क्या सिद्ध हो गया कि पी बटे ई क्यू बराबर हो गया पी एफ बटे एफ आर। ये सिद्ध हो गया है ना, थेल्स प्रमेय से दोनों। तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, विलोम से ये सिद्ध होगा। आप लिख सकते हो पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे ई आर, आप लिख सकते हो, है ना। एफ आर की जगह क्या कर सकते हो, ई आर लिख सकते हो आप। एफ आर सही है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है ना। अब लिखो, इसीलिए थेल्स प्रमेय से ई एफ समांतर है क्यू आर है, जो कि सिद्ध हो गया। इसलिए थेल्स प्रमेय से ई एफ समांतर है क्यू आर के, और यही सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया। बहुत ही इजी था, बहुत ही सरल था, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको जाएगी बेटा, बिल्कुल सरल था। आपको बता देना कि पी एफ बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, बस तो सिद्ध हो गया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा, आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी ओ क्यू, आप देखेंगे यहाँ पर ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु एबीसी। इस पर कौन कौन से बिंदु स्थित है, एबीसी, इनके मध्य बिंदु क्या बेटा, एबीसी है। इस प्रकार है कि जो AB है, आप देखोगे यहाँ से AB है, ये भी समांतर है PQ के, और AC आप देखेंगे AC समांतर है PR के, और दर्शाइए कि जो BC है ये किसके समांतर है, QR के। वैसे तो आप देख रहे हैं कि ये वाली रेखा इसके समांतर, ये वाली रेखा इसके समांतर, ये वाली रेखा इसके समांतर होगी, लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इसके समांतर क्यों है, रीजन के साथ बताना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम त्रिभुज लेके चलेंगे। आप जैसे हमारा पहला क्या दिया कि AB समांतर PQ है, आप देखिए क्या दिया, AB समांतर PQ। तो AB और PQ किस में आ रहे हैं, आप देखोगे कि किसके में आ रहा है बेटा, इस त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है, OPQ में आ रहा है। तो हम OPQ त्रिभुज लेके चलेंगे और सिद्ध कर देंगे। आप यहाँ लिखोगे हल, आप यहाँ लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे बेटा, दिया है, दिया है किसमें, त्रिभुज POQ में, किसमें बेटा, त्रिभुज POQ में। अब त्रिभुज POQ में आप लेके चलोगे तो क्या दिया है किसमें, जो AB है इसमें आप देखो कि AB समांतर है PQ के। इसकी जो भुजा AB है, A और B है, ये किसके समांतर है, PQ के समांतर है। जब कोई समांतर रेखा रहती है तो हम क्या लगाते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाते हैं। तो लगा दीजिए, लिख दो यहाँ, इसलिए
इसलिए आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आप लगाओगे, सिद्ध कर दोगे। तो अब इन कौन कौन से के लिए लगेगा, इनके लिए, इस वाली रेखा और इस वाली रेखा के लिए यूज होगा। तो अब हम ए बी समांतर पी क्यू, मतलब ए बी वाली रेखा और पी क्यू वाली रेखा, तो इसमें ये वाली रेखा का यूज हो जाएगा। तो आप क्या इसमें क्या आ जाएगा अनुपात में, आप देखोगे कि ओ ए, ये ओ ए बटे एपी है ना, ओ ए बटे एपी। अब किस वाली भुजा की बात हो रही भैया, इस वाली भुजा की बात हो रही। तो ये वाली भुजा की बात हो रही, मतलब इसको लेके चलेंगे हम, ये वाली रेखा क्या हो जाएगा हमारा, ओ बी बटे बी क्यू है ना, ये हो जाएगा ओ बी बटे बी क्यू। तो आप यहाँ लिखोगे ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू है ना। ये हो गया हमारा पहले त्रिभुज के लिए, किसके लिए, पीओ क्यू के लिए हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ले लो आप पीओ आर, अब ले लोगे इसी प्रकार किसके लिए, पीओ आर के लिए है ना। इसी प्रकार त्रिभुज पीओ आर, अब पीओ आर में क्या क्या दिया है समांतर, आप देखोगे इसमें क्या समांतर, इसमें ए बी समांतर पी क्यू, इसमें हो जाएगा एसी समांतर, इसमें हो जाएगा एसी समांतर पी आर। अब एसी और पी आर समांतर है तो कौन सा, वही लगाएंगे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, किसमें, पीओ आर में। अब पीओ आर में क्या बनेगा, ओ ए एपी, ओ ए बटे एपी, यहाँ हो जाएगा ओ ए बटे एपी बराबर दूसरी वाली हो जाएगी, बन जाएगी ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। आप लिखोगे यहाँ ओ सी बटे सी आर, ये बन गया हमारा दूसरा ओ सी बटे सी आर, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब तीसरी कौन कौन सी है, नीचे वाली समांतर है सर, दो से पहले हम देख लेते हैं। अब हम ले लेंगे कौन सा त्रिभुज बचा हमारा, ओ क्यू आर, ये तीसरा त्रिभुज, इसको ले लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ एवं त्रिभुज ओ क्यू आर में। अब ओ क्यू आर में क्या दी है, ये ए सी, सॉरी ये वाला बी सी पैरेलल क्यू आर रहेगा, इसमें ये सिद्ध करना है बी सी पैरेलल क्यू आर, ठीक है। तो इसके लिए भी हम देखेंगे, आगे रखते हैं मान, चलिए ओ क्यू आर में। अब इसमें इसका क्या होगा, ओ क्यू आर, तो इसके लिए जरा क्या क्या हो जाएगा, ओ बी और बी क्यू है ना, ओ बी बी क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ बी बटे बी क्यू, आपको दिख रहा नहीं होगा शायद है ना, चलिए यहाँ से कर दे रहा हूं मैं, यहां से ले ले रहा हूं, ओ बी बटे बी क्यू है ना, ओ बी बटे बी क्यू बराबर हो जाएगा, दूसरी भुजा हमारी क्या जाएगी, ओ सी बटे सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, ये हो जाएगा हमारा तीसरा। अब इसमें क्या करोगे आप, देखिए जरा, ओ सी बटे सी आर हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ओ बी बटे, अब जो बी क्यू है आप ध्यान से देखेंगे जरा, ओ बी बटे बी क्यू क्या लिख सकते हो, ओ ए बटे ए पी लिख सकते हो, ओ ए बटे ए पी भी आप लिख सकते हो, या ओ बी बटे बी क्यू, सही है क्या, बी क्यू है जो हमारी, जो बी क्यू है, इस बी क्यू को आप देखेंगे कि इसको हम क्या, बी क्यू ओ क्यू लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो आप यहाँ लिख दो कि ओ बी बटे ओ क्यू, ओ बी बटे ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी बटे सी आर, है ना। ये कहां से लिखा हमने, आप लिखोगे इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना। ये कहां से लिखा है, ऊपर सिद्ध कर चुके हम, ऊपर सिद्ध कर दिया है हमने, सिद्ध किया है, ये यहां पर किया है ना, ये ठीक है, सिद्ध कर दिया हमने। अब समांतर किससे हो जाएगा, विलोम से। आप लिख सकते हैं इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये विलोम से, ये पूरी रेखा आ रही विलोम से, तो क्या हो जाएगा, ये जो कुछ करना था, बीसी पैरेलल है क्यू आर, बीसी किसके पैरेलल है, समांतर है, क्यू आर के पैरेलल है, समांतर है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बिल्कुल छोटा था, ये भी हमने सिद्ध कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे करते क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मैं क्वेश्चन राइट नहीं कर रहा हूँ, सीधा आंसर कर रहा हूँ उसका, ध्यान से देखेंगे जरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सीधा आंसर दे रहा हूँ इसका, मैं क्वेश्चन राइट नहीं कर रहा हूँ, आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय दिया 6.1, उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। मतलब ये कह रहे त्रिभुज, जैसे मैं 7वें का आंसर कर रहा हूँ, सीधा आपको सिद्ध करके बता रहा हूँ, हल कर रहा हूँ उसका। ये कह रहा है त्रिभुज है, मान लीजिए है, ठीक है, ये त्रिभुज दिया हमने, एक त्रिभुज है, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं, जैसे हमने इसको दिया ABC, हमने दिया ABC, ये त्रिभुज है। वो कह रहे हैं कि
एक भुजा के मध्य बिंदु से, भुजा के मध्य बिंदु से मान लीजिए यहाँ से ये मान लेते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं हम P, उसका नाम दे देते हैं हम Q। ठीक है, इनका नाम हमने दे दिया P और Q। तो ये कह रहे हैं कि समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9वीं में सिद्ध कर चुके हैं, कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। चलिए तो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, क्या है इससे चेक कर लेते हैं। पहले त्रिभुज क्या दिया ABC में, इसको हम मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में आप क्या देख रहे हो, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा दो सीधा सा इसमें, ठीक है। तो अब क्या ABC में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, बहुत छोटा, ध्यान से देखते हैं, प्रमेय से। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा दो, इसकी जो AP है आप देखिए क्या हो जाएगा AP। तो अब यहाँ लगेगा AP बटे क्या हो जाएगा PB, AP बटे PB। और यहाँ क्या हो जाएगा AQ बटे QC, ये हो जाएगा AQ बटे QC, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, AQ बटे QC सिद्ध हो जाएगा ये। अब आप यहाँ देखोगे कि जब इसके बराबर जी है, इसके बराबर जी है, मतलब इसकी जगह पर इसको रख सकते हो, इसकी जगह पर इसको रख सकते हैं। जब हम दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। कैसे, जैसे मैं देखिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1, जैसे AP की जगह मैं इसको लिख दूँ। अब ध्यान से देखो, AP बटे PB है, क्लियर, और क्या दिया AQ बटे QC दिया है। अब इसमें जैसे मैं ले लूं कि AP की जगह मैंने ले लिया PP, यहाँ लिख दो चूंकि AP बराबर PB। मान लो हम AP की जगह PB रख दे तो क्या हो जाएगा PB बटे PB बराबर हो जाएगा AQ अपॉन QC। तो PB से PB कैंसिल किया जाएगा, एक बराबर हो जाएगा AQ बटे QC। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, ये आ गया। तो आप इसमें QC का आप यहाँ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा QC इक्वल AQ, मतलब QC बराबर भी क्या आ गया हमारा AQ आ गया। अतः Q AB का मध्य बिंदु है, आप लिख सकते हो अतः Q AB का मध्य बिंदु है। और ये सिद्ध करना था हमें, तो हमने सिद्ध कर दिया ना कि भुजा को समद्विभाजित करती है, तो समद्विभाजित करती है मतलब मध्य बिंदु से होकर जाती है, तो मध्य बिंदु हमें बताना था और हमने बता दिया कि इस अतः Q AB का मध्य बिंदु है। यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया बेटा। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.2 है उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है ये, ठीक है, ये त्रिभुज बनाया हमने, ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए आप, हमने दे दिया ABC, आप कुछ और भी दे सकते हो, है ना। और एक समांतर रेखा ले लेते हैं, इसको दे देते हैं हम P और Q, ठीक है। समांतर रेखा हमने क्या, चलिए बेटा थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, इसलिए इतना सारा हो गया और आपके यहाँ वो रिकॉर्डिंग नहीं आई होगी, ठीक है। मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ का टेम्परेचर बेटा 49 डिग्री है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मोबाइल स्टॉप हो जाता है 40 डिग्री से, अब में चलता नहीं, उसको पानी के कपड़े में लपेट के ठंडा करना पड़ता, तब जाके वो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाती है, रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है बीच में, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है 49 डिग्री 48 डिग्री के, मोबाइल काम ही नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए तो इसको समझा देता हूँ मैं। तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें आप देखोगे माना कि PQ क्या है, जो PQ है ये क्या है, भुजा AB को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है और जो भुजा AC है उसको बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है ना। तो आप क्या करोगे, जो AP है AP बराबर हो जाएगा PB, मतलब जितना भाग ये है उसके बराबर ये भाग, सेम टू सेम भाग रहेगा। और AQ बराबर है QC, मतलब जितना भाग ये है उतना भाग ये रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे आपस में। अब सर AP बटे PB बराबर 1 और AQ बटे QC बराबर 1 क्यों है, आप समझेंगे कि AP बराबर PB है, अगर इस PB की जगह पे हमने AP रख दिया तो AP से AP कैंसिल हो जाएगा, तो एक आएगा। ऐसा सर यहाँ AQ बराबर QC है, तो आप QC की जगह AQ रख दोगे तो AQ से AQ कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और आप त्रिभुज ABC में आप देखेंगे, ABC में जो AP का अनुपात बटे PB है, ये हो गया AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, है ना। ये किससे, ये ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, देखो एक का मान इसके बराबर, तो दोनों को अपने बराबर में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या आ रहा है, QC आ रहा है, ठीक है।
ए क्यू बटे क्यू सी। तो इसलिए आधारभूत समानुपातिकता जो प्रमेय है उसके विलोम से पी क्यू समांतर हो जाएगा किसके, बी सी के समांतर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में इसको पढ़ के सुना रहा हूँ आपको जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है, मतलब चतुर्भुज है, जिसमें ए बी समांतर है डीसी तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। चलिए इसको हम सिद्ध करके बताते हैं। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जरा हम क्या कर लेते इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा, हमें चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ये कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब है ना, समलंब चतुर्भुज होगा कैसा, ये और ये, ठीक है, समलंब थोड़ा सा ऐसे बनता है समलंब, ठीक है। इसका आप नाम दे दीजिए, जैसे मैं दे रहा हूँ ए बी सी, इसका नाम दे रहा हूँ मैं ए, इसका नाम दे रहा हूँ बी, इसका दे रहा हूँ सी और इसका दे दिया मैंने डी। अब ये कह रहे हैं कि विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब विकर्ण है उसके, एक जाएगा इस कोने से डी से बी और एक जाएगा ए से सी, ये विकर्ण हो गए। तो विकर्ण जहां प्रतिच्छेद करते हैं इसको हमने कहा कि बिंदु ओ है। ये क्या है, बिंदु ओ प्रतिच्छेद करते हैं। तो ए ओ बटे बी ओ है ना, और सी ओ बटे डी ओ। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें जरा, अब हमें अनुपात में लेना पड़ेगा। तो हम समांतर रेखा खींच लेंगे, यहाँ से हमने ले ली एक समांतर रेखा ये, और यहाँ से बढ़ा देते हैं इसको, ये इसका नाम दे दो आप ई, इसका नाम दे रहा हूं मैं एफ। तो ई एफ हमने एक समांतर रेखा ले ली, ठीक है। ई एफ क्या ले ली, समांतर रेखा। तो आप लिखोगे कि ओ से होती हुई, आप यहाँ लिखोगे ओ से होती हुई, कहां से, आप यहाँ लिखोगे कि ओ से होती हुई, किससे, ओ से, ओ से होती हुई कौन सी रेखा जा रही बेटा, ओ से होती हुई तथा सी डी के समांतर, तथा सी डी के समांतर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। आप बुक्स में से क्वेश्चन देखते जाओगे, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मोबाइल बार बार शट डाउन हो रहा है बेटा, बंद हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, बार बार मोबाइल स्टॉप हो रहा है तो प्रॉब्लम जाती है, ठीक, इसलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको। तो आप बुक्स में से देखते जाइए, सीधा दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप बुक्स में देखो, तो प्रश्न नंबर 6.2, ठीक है। चलिए, तो ओ से होती हुई तथा सी डी के समांतर एक रेखा खींची हमने, क्या खींची, समांतर एक रेखा, कौन सी, एक रेखा ई एफ, एक रेखा ई एफ को खींचा, ठीक है, ये हमने खींची है भैया, प्रॉब्लम किसी को सर नहीं, ठीक है, खींची। अब आप देखोगे ताकि क्या बन जाए, ताकि यहाँ पे ऐसा बन रहा है कि जो ई एफ है वो किसके समांतर होगी, डीसी के समांतर होगी। तो आप लिखोगे ताकि जो ई एफ है वो किसके समांतर हो जाए, डीसी के या सी डी के समांतर हो जाए, ठीक है, समांतर हो गई। अब हम क्या करें, तथा एबीसी, त्रिभुज एबीसी ले लेंगे हम। अब एक त्रिभुज लो आप, त्रिभुज ए बी सी, क्या ले लो आप, त्रिभुज ए बी सी, या ए बी सी में ए बी सी ले लो आप, है ना, ए बी सी कौन सा, ये वाला ए बी सी, इतना ले रहे हैं हम, ये वाला भाग, ये वाला भाग ले रहे हैं हम त्रिभुज, ठीक है। इस भाग को लिया हमने त्रिभुज एबीसी में। आप देखोगे त्रिभुज एबीसी में जो ईओ है, जो ईओ है वो किसके समांतर है, सीडी के। आप देखोगे जो ईओ है वो किसके समांतर है, इस सीडी के समांतर। देखो ये है कि नहीं, इसके समांतर है वो सीडी के होगी, ठीक है। जब इसके समांतर है तो आप क्या लोगे अनुपात में, अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा दीजिए, आप लिख दीजिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कह रहा है, अब इस त्रिभुज में लगाया हमने, ए बी सी में लगाया है इसमें। अब एबीसी में क्या लिया, ईओ समांतर लिया हमने सीडी के। तो अब हम क्या लेंगे आधारभूत समांतर प्रमेय में, आप देखोगे कि जो ए ई है, ए से ई है, ये ए ई है, जो ए ई है वो किसके समांतर है भैया, ए ई के अनुपात में क्या आ जाएगा, ईडी आ जाएगा, ई अनुपात ईडी, ए ई बटे ईडी बराबर क्या हो जाएगा हमारा। आप देखो दूसरी भुजा क्या है, ए ओ बटे, ये हो जाएगा ए ओ बटे ओ सी, है ना, ये हो जाएगा ए ओ बटे ओ सी, ठीक है। इसको समीकरण नंबर आप 1 देख सकते हो, क्या दे सकते हो, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आप दूसरा ले लो, इसी प्रकार मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं, इसी प्रकार अभी हमने त्रिभुज लिया था ए बी सी, अब ले लेंगे इस वाला भाग, ये, या कोई और भी ले सकते हैं हम, कौन सा ले लें, ए बी डी ले रहे हैं हम, ए बी डी, ये वाला भाग ले रहा हूं ए बी डी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी में कौन किसके समांतर है, जरा देखिए बेटा, एबीडी में कौन किसके समांतर है, जो ई क्यू है वो ए बी की समांतर हो जाएगी, इसमें जो सॉरी ईओ है वो ए बी की समांतर हो जाएगी, है ना,
ई ओ समांतर है ए बी, ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब ई और ए बी ले लिया हमने, ये और ये भी है, ठीक है। अब ये और लिए और हमने त्रिभुज कौन सा लिया, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज लिया। चलिए तो इसको देखते हैं। इसी त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ए ई बटे क्या हो जाएगा, ई डी, ये हो जाएगा ना, ए ई बटे ई डी। तो लिखेंगे हम ए ई अपॉन ई डी बराबर, अब कौन सी भुजा आ जाएगी भैया, इस साइड वाली भुजा आ जाएगी, मतलब बी वाली। तो ये क्या हो जाएगी, बी ओ बटे, ये लिया ना, तो बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी है ना, लिख सकते हो आप बी ओ अपॉन ओ डी। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब इसमें कुछ कॉमन है क्या, सर ये वाला कॉमन है, देखो ए ई बटे ई डी और ए ई बटे ई डी है, इन दोनों को बराबर कर दोगे आप, ठीक है। लिख दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिख रहा हूं मैं ताकि यहाँ से आपसे दिख नहीं रहा होगा। तो ये वाला भाग बराबर, तो ये भी बराबर होगा, इन दोनों को लिख दो आप, ए ओ बटे ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी, ठीक है, बी ओ बटे ओ डी हो गया। अब इसमें जरा देखेंगे आप, है ना, अब हमें सिद्ध क्या करना था, बॉक्स में देखो जरा, बॉक्स में दिया है कि ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ, है ना, ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ, ये वाली रेखा, ठीक है। फिर क्या करना है सिद्ध में, और ये कह रहा है कि सी ओ बटे ओ डी, है ना, सी ओ बटे ओ डी। आप देखोगे तो ये वाली रेखा एक दूसरे के बराबर रहेंगे अनुपात में। तो आप ए ओ की जगह क्या लिख सकते हो, आप ए ओ बटे ओ सी है तो आप उसको ए ओ आप लिख सकते हो कि ए ओ बटे, और ओ सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए ओ है उसके अनुपात में क्या आ जाएगी, ए ओ के अनुपात में ओ सी आ जाएगी जी, क्या आ जाएगी बेटा, ओ सी, या बी ओ लिख सकते हो, सॉरी आप क्या लिख सकते हैं, ए ओ और बी ओ, इसके बराबर ये रहेगी बी ओ। तो यहाँ ओ भी लिख सकते हो या बी ओ लिख सकते हो आप, बी ओ बराबर। अब इसी प्रकार ओ भी है, जब ओ से बी है तो इसमें क्या लोगे आप, ओ भी इसमें ले सकते हो आप, ओ सी ओ बटे डी ओ, सी ये हमारा सी ओ बटे डी ओ, ये वाली भुजा का अनुपात बराबर और ये वाली भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज की वो भुजा जो विकर्ण है वो परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए ओ बटे बी ओ और बराबर में सी ओ बटे डी ओ, ये हमारा सिद्ध होगा, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 था बेटा, इसको सॉल्व कर लेते जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी, एक चतुर्भुज है मतलब ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हैं, वो एबीसीडी चतुर्भुज है कि विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, और उसके 2 विकर्ण भी दिए हैं, और बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब दोनों विकर्ण आपस में मिलते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है ना। तो चलिए समलंब बताना हमें, चतुर्भुज बना लेते जरा, मान लीजिए ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, ये ठीक है, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, जरा ध्यान से देखिए, ये हमने बना लिया अपना समलंब चतुर्भुज, ये को नाम दे देते हैं, हमने नाम दिया ए, इसको दिया बी, इसको दिया सी और यहाँ दिया हमने डी। अब इसके 2 विकर्ण हैं तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये डी से बी को और ए को सी से ऐड कर दीजिए, और जो कटान बिंदु इसका मिल रहा है जहां दोनों विकर्ण मिल रहे हैं आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उसको दे दो बिंदु नाम ओ, क्या नाम दे दिया हमने उसको ओ। अब ये कह रहे हैं कि क्या करना है, अब इसमें हम थोड़ी सी एक समांतर रेखा ले लेते हैं, हमने यहां से एक समांतर रेखा ली, ये इसका नाम दे दिया हमने ई, क्या नाम दे दिया ई, ठीक है, ये समांतर रेखा ले ली हमने ई। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 9 हमने किया है लगभग वैसा ही वैसा है, आधा सा वही मटेरियल यहाँ आ जाएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में आपको समझा है, आधा सा वो यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस है, देखो कैसे करना है जरा देखिए, आप हम करेंगे बेटा हल, क्या लिखना है हमें, हल। अब हमने क्या किया जरा देखिए, माना कि एबीसीडी क्या है, माना कि पहले तो हमने माना ठीक है, माना कि ए बी सी डी एक क्या है बेटा, चतुर्भुज है, क्या है बेटा, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और इसमें आपने देखेंगे कि किस पर इसके जो विकर्ण है, जिसके विकर्ण कहाँ मिलते हैं आप देखोगे, जिसके विकर्ण बिंदु किस पर, बिंदु ओ पर मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, किस पर मिलते हैं, इस बिंदु पर, ये वाला विकर्ण बीडी मिल रहा है ऊपर और एसी मिल रहा है बिंदु ऊपर, दोनों मिल रहा है, ठीक है, परस्पर मिलते हैं। अब देखेंगे आप कि ओ से होती हुई हमने एक रेखा खींची है, आप देखोगे कि ओ से, कहां से, ओ से होती हुई रेखा कौन सी, ओ से होती हुई रेखा क्या खींची हमने बेटा, ओ से होती हुई ओ ही खींची, कौन सी खींची है, ओ से होती हुई रेखा खींची है ओ यू, तथा सीडी के समांतर, हम लिखेंगे ओ से होती हुई रेखा तथा सीडी के समांतर, किसके, इसके
CD के समांतर एक रेखा कौन सी खींची हमने? EO। कौन सी बेटा? EO या OE भी कह सकते हो आप, है ना। एक रेखा हमने EO खींची, आप लिख सकते हो कि EO खींची। तो खींची तो वो क्या निर्माण कर रही है? वो खींची वो सर समांतर है। वो किसके समांतर है? सर CD के समांतर है, इसलिए EO समांतर है CD के। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? अब त्रिभुज आप ABD में ले लीजिए, एक त्रिभुज ले लीजिए, अब करके एक त्रिभुज लेंगे हम ABD, त्रिभुज ABD में आप त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम, ये आधा, इस त्रिभुज को लेकर चलते हैं और थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लिखो। अब त्रिभुज ABD में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता, इसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से ले लेते हैं हम। अब इसमें क्या होगा? ABD में इसकी जो भुजाओं का अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा? AE/ED, ये रहेगा एक AE/ED। दूसरी भुजा क्या रहेगी भैया? ये वाली भुजा रहेगी हमारी दूसरी। ठीक है, तो ये भुजा का अनुपात क्या बनेगा कि BO/OD बनेगा, BO/OD। ये हो गया हमारा समीकरण। ये देखो, ये वाली हमने AE/ED, फिर दूसरी भुजा ये, क्योंकि हमने ये वाला त्रिभुज लिया है तो AE/ED और BO/OD, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसमें दिया हुआ ध्यान से रखना, परंतु दिया है, परंतु क्या दिया है? देखो, परंतु इसमें एक चीज हमें दी है, देखो क्या दी है, ये हमें दिया है कि AO/BO है वो बराबर है सर CO/DO के। ये बराबर है कि नहीं? इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2 दे दो। क्या दे दो? समीकरण नंबर 2। ये हमें ये दिया, देखो AO/BO, मतलब जो कह रहे कि जो AO है वो किसके अनुपात में है? इस BO के अनुपात में है, और जो CO है वो DO के अनुपात में रहेगा। मतलब ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर ही रेखा। ठीक है, ये समझाना चाह रहा है। तो आप यहाँ लिखो समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिख रहा हूं मैं, समझ में ना आया तो यहाँ दे रहा हूं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो ये भाग है AE/ED, ये मैंने ले लिया, AE/ED लिया। अब आप देखोगे जो CO/DO है, जो CO/DO ये वाला उल्टा हो रहा है। अब इसका ऐसा तो कोई अनुपात आएगा नहीं, तो आप इसके लिए क्या करोगे? इसको लिखोगे आप AO/CO। आप इसको लिख सकते हो कि AO/CO। कैसे सर? देखिए AO/CO। अब देखोगे आप इसमें ये वाली भुजा है बिल्कुल, तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से हो जाता है कि AE/ED बराबर हो जाएगा AO/OC। AO/ क्या हो जाएगा? OC। ठीक है, आप लिख सकते हो चूंकि या इसीलिए जो ये है किसके समांतर हो जाएगी? ये वाली रेखा समांतर हो जाएगी बेटा, EO समांतर होगी DC, EO समांतर होगी DC के। जो EO रेखा है वो किसके? इसके समांतर बता ना, इसलिए हमने इस भुजा को लिया है। तो EO समांतर है DC के, किससे? आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से। आप लिख सकते हो कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। विलोम मतलब उसका उल्टा है एक, है ना, वो भी एक प्रमेय है, विलोम से। तो अब क्या होगी? सभी की सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। इसलिए AB समांतर किसके रहेगी बेटा? जो AB समांतर है वो है EO की, और EO समांतर है CD के। तो जब ये सबके समांतर है तो क्या सिद्ध करना है? ये समलंब है, तो क्या AB समांतर क्या हो जाएगा? CD की। तो आप लिख सकते हैं इसलिए AB समांतर CD, अतः ABCD एक समलंब क्या है? समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है या होगा, यही हमें सिद्ध करना था बेटा। और ये क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ एक्सरसाइज भी हमारी 6.2 प्रश्नावली 6.2 भी हमने कंप्लीट कर दी है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए, आपको समझा दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आते बेटा तो वीडियो को रिवर्स करके आप एक बार में नहीं आता दोबारा देखो, ठीक है। और साथ में उसके प्रैक्टिस आपको करते जाना, प्रैक्टिस साथ में आपको करते जाना है, ठीक है। तो आपको सारे समझ में आएंगे, नोट्स भी बनाते जाओ, प्रैक्टिस भी करते जाओ। जैसे आपने एक प्रश्नावली आपने पढ़ी, ठीक है, उसको पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, फिर आप क्या करो? उसको बैठो, उसको सॉल्व करने के लिए एक एक क्वेश्चन को लिखो, उसको सॉल्व करके देखो। एक बार में नहीं आ रहा, दोबारा देखो, एक आने लगे तो दूसरे क्वेश्चन को लिखो, उसको सॉल्व करो। तो बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है ना। मैथ्स में प्रैक्टिस मेन फैक्टर साबित होती है, ध्यान रखना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स आपसे अच्छे से आएगी, सारे क्वेश्चन आपसे आएंगे। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करने लगते किसी चीज को बार बार आप लिखते हो ना, तो वो दिमाग में घर कर जाती है वो चीज। आपको जैसे आपको नहीं भी याद रहेगा, आप लिखते लिखते तो अपने आप से आगे का स्टेप आपसे लिख जाएगा, मतलब वो आपके दिमाग में एक प्रकार से घर कर लेती है। तो आपको बार बार करना है सॉल्यूशन,
बार बार सॉल्व करना है। समझ गए ना बेटा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे बेटा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सारे एमपी बोर्ड और जो भी एनसीईआरटी सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस आपको फ्री मिल रहा है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल में विजिट करो, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है? और आप उससे फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है बेटा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बेटा, और अपने सहपाठी को सजेस्ट जरूर करें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। जब तक के लिए